हेलो गाइस, दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सेकेंड पार्ट हमारा ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का। ठीक है, चलिए हमने पार्ट वन में यहाँ तक हमने खत्म कर दिया था और आज आज मैं अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ हमारा क्लेम से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, क्लेम्स बेसिकली क्लेम्स मतलब होता क्या है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कवर निकाला था, आपने इंश्योरेंस कवर निकाला था एक पर्टिकुलर रिस्क से बचने के लिए और वो अनसर्टेनिटी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, दौड़े दौड़े भागे भागे। आप बोलोगे मैंने इंश्योरेंस कंपनी, मैंने आपसे पॉलिसी निकाला था और देखो ये पर्टिकुलर रिस्क कवर के अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस निकाला था और अब वो रिस्क अकर हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी ठीक है, हम आपका क्लेम लॉन्च कर लेते हैं, हम आपका क्लेम लॉन्च कर देते हैं। मतलब क्या, वो हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लाइफ का हमारा वो क्या बोलते हैं, तो हमारी वो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। ठीक है, होल लाइफ में मतलब क्या होता है, डेथ के बाद हमको बेनिफिट मिलता है। तो डेथ के बाद बेनिफिट मिलता है मतलब क्या, यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होने के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमको एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी देने वाली है। ठीक है, चलिए, तो वो होता है क्लेम्स। क्लेम्स देखो बहुत सारे डेथ क्लेम्स होते हैं, मैच्योरिटी क्लेम्स होते हैं, एन्युटी, हेल्थ क्लेम्स, राइडर क्लेम्स, पॉलिसी सरेंडर एंड अदर सर्वाइवल बेनिफिट्स। आपको एक ऑडिटर को ऑडिट ऑफ क्लेम्स करते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहला उसको स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखना होगा। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, जैसे देखो एक मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन किए क्या। जैसे हमने बोला था कि डेथ होने के बाद आपको इतना 1 करोड़ रुपए की आपकी पॉलिसी है, डेथ होने के बाद पर्टिकुलर आपको मिल जाएंगी। आपके जो भी आपने रिप्रेजेंटेटिव रखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल हेयर्स को ये पैसा मिल जाएगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें क्या ये तो नहीं कि मर्डर है, डेथ देखो, डेथ अनसर्टन वे से ही होना चाहिए। सर्टन वे से डेथ हो रही है, मर्डर कर दिया गया तो हम लोग देंगे क्या, नहीं देंगे। वो मर्डर सर्टन है कि हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के इसी कवर के लिए किया गया हो। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस मेंटेन करती है एक रजिस्टर, क्लेम रजिस्टर मेंटेन करती है। जब भी कोई क्लेम हमारे पास लॉन्च होता है, कोई भी क्लेम लेके आता है कि देखो भाई हमने ये पॉलिसी निकाली थी ये पर्टिकुलर बंदे की और वो बंदा अब टपक चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे हमारा पैसा दो। तो ये हम लोग उसको क्या करेंगे, रजिस्टर में लिख के रख लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है, अगर हम कौन सा क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद उसका आखिर क्या रीजन के कारण हमने उसको रिजेक्ट किया था, हमको वो भी बताना होगा। चौथा हम लोग क्या बोलेंगे, जितना भी क्लेम हमने रिसीव हुआ है, जितना भी देखो, एक तो क्लेम आया तो हम लोग रजिस्टर में लिखा, रिजेक्ट किया तो हमने उसको लिख दिया, लेकिन जो हमने एक्सेप्ट किया है उसको सिस्टम में तो डालना पड़ेगा ना, तो हम वो सिस्टम में डालेंगे। फिर पांचवा क्या, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स करा के रखो। छठवा क्या, प्रोसेसिंग ऑफ जो क्लेम्स है ना वो प्रॉपरली सिस्टम में लो, कि क्या जो अथॉरिटी के पास पावर होती है सिस्टम में, मतलब जो क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे कोई अथॉरिटी के पास ये क्लेम क्या बोल सकते हो यार, एक मिनट रुको। जैसे देखो कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ अथॉरिटी के पास ही होंगी ना ये पावर की क्लेम को हम लोग सैंक्शन कराने की पावर, सॉरी हाँ, सैंक्शन कराने की पावर जिस भी अथॉरिटी के पास होंगी, क्या उसी ने प्रॉपरली प्रोसेस किया है कि नहीं किया है। और अगर क्लेम हमारा प्रोसेस हो जाता है और ईयर एंड तक अगर वो पे नहीं हुआ तो क्या उसको सही, हमने उसको क्या लाइबिलिटी, एज अ वे ऑफ लाइबिलिटी बताया क्या बैलेंस शीट में, हम लोग ये देखेंगे। फिर आठवां हम लोग क्या देखेंगे कि क्लेम कॉस्ट में क्लेम सेटलमेंट का अमाउंट हमने देखा है क्या। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मर्डर कर देता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमको लॉयर का खर्चा लगा, कोर्ट कचहरी का खर्चा लगा, वो भी हमारे क्लेम कॉस्ट में जुड़ जाता है जब आखिर में पता चलता है कि ये मर्डर नहीं, नेचुरल डेथ थी करके, और उसको पैसा देना पड़ता है। तो क्लेम अमाउंट में क्लेम सेटलमेंट अमाउंट भी आने वाला है। ठीक है, उसके बाद नौवां पॉइंट, उसके बाद जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है हमको रेगुलर रिकंसिलिएशन करता रहना पड़ेगा। मतलब क्या, जो हमने पेमेंट किया और हमने जो सिस्टम में पास आउट किया, हमने सिस्टम में जो मेन क्या बोलते हैं, तो हमने सिस्टम में एक्सेप्ट किया है क्लेम का, वो हमको देखना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जैसे बहुत सी बार मैंने आपको बताया ना, री इंश्योरेंस होता है। मतलब क्या, जब एक पर्टिकुलर कंपनी को लगता है कि नहीं यार, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को लगता है नहीं यार मैं इतनी रिस्क हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करती है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस को अपना कुछ पोर्शन उसको दे देती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो लाइबिलिटी ऑफ क्लेम्स है ना आपकी, अगर आपने वो रिस्क कवर को अगर मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस हूं और मैंने ओरिएंटल को पास कर दिया था, तो ऐसे सिचुएशन में मेरा जो क्लेम अमाउंट देखेगा ना वो नेट ऑफ री इंश्योरेंस अमाउंट देखेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको नहीं समझाऊंगा हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो ये है, ओ माय गॉड, हाँ, ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसने क्या किया है, री इंश्योरेंस करा के रखा है किसके पास, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इसके जो क्लेम अमाउंट दिखते रहेंगे ना, जो इसके क्लेम है पूरे, मान लीजिए इसने क्या बोल सकता हूँ मैं, पूरे जो ईयर के उसके क्लेम है ना, टोटल उसके 200 करोड़ के होते हैं। लेकिन वो देखता है कि यार मैंने कुछ री इंश्योरेंस जो करा के रखा था, वो री इंश्योरेंस के कारण मुझे यहाँ से 50 करोड़ मिलने वाला है।
तो ये लोग ये जो अपनी लाइबिलिटी है ना, ये नेट ऑफ री इंश्योरेंस बताएंगे, मतलब कितना बताएंगे, सिर्फ 150 करोड़ बताएंगे और नहीं। ठीक है, समझ गए, आपको समझ गया होगा आप। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्लेम्स अमाउंट, क्लेम को अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब जितना भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आता है ना, देखो जितना भी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है, आखिर उसके पास, यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रखा हूँ, चार्ट से आपको तुरंत समझ जाएगा। देखिए जितना भी इंश्योरेंस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है ना, उनको उनके पास दो वे से फंड आ सकते हैं। एक तो शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं, जैसे हमने एलआईसी के शेयर्स खरीद लिए, हमने जीआईसी के शेयर्स खरीद लिया, कोई जो लिमिटेड कंपनीज है हमने उसके शेयर खरीद लिए, तो उनके पास उससे पैसे आते हैं। दूसरे पॉलिसी होल्डर्स के फंड आते हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो हम लोग पॉलिसीज नहीं निकालते हैं क्या, वो पॉलिसी का भी तो पैसा मिलता है उनको बराबर। तो वो पॉलिसी, अगर पॉलिसी होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स फंड से तो अनशन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब पॉलिसी होल्डर्स की बात आएंगी, तो पॉलिसी होल्डर्स में उनको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ध्यान है ना, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लिंक्ड यूनिट लिंक्ड प्लान होते हैं, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वैसे सिचुएशन में सामने वाला जो इंश्योर्ड होता है ना, जो इंश्योर्ड होता है ना, वो क्या बोलता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो हमको वो जो सिक्योरिटी लेके, हमसे उससे पैसा लेके उसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम उसके अलावा कोई दूसरे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो लिंक्ड नहीं होते मतलब क्या, जैसे पेंशन वगैरह प्लान हो गया, जो यूनिट लिंक नहीं है तो हम उसको पेंशन में डाल सकते हैं, हमारे कंट्रोल फंड में, मतलब कोई सिक्योरिटी जिसपे हमारा कंट्रोल फंड, मतलब ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करो जिसपे हमारा 100% कंट्रोल हो करके। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है, आप लोग इसका ये रीड कर सकते हैं आराम से, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही रीड करके लिख दिया था, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको बता दिया एक ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है और कौन से पैसों से आती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस। हो सकता है इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस बिजनेस का जो आखिरी में ईयर एंड में जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ना भैया, तो इनका जो रेवेन्यू अकाउंट बनता है, आपको पता है ना, इनका रेवेन्यू अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो जो रेवेन्यू अकाउंट बनता है, मतलब रेवेन्यू अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ नहीं होता है। तो इनकी यहाँ पे इनकम बुक होंगी, तो यहाँ पे इनके रिलेटेड एक्सपेंस भी तो बुक होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके जो बुक होंगे ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब क्या, जो डे टू डे जो रूटीन खर्चे इनके, मतलब ऐसे खर्चे जो जरूरी है इनको बिजनेस चलाने के लिए, वो बोले जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो ठीक है, तो यहां पे क्या बोलते हैं ये लोग कि शेड्यूल 3 में टोटल 14 हेड्स के अंदर एक 14 हेड्स बना के रखे हैं इन्होंने। जो भी खर्चा होता है ना, उसको पहले एग्रीगेट करो और उसमें 14 हेड्स में डिवाइड कर दो। अगर कोई खर्चा डिवाइड नहीं होता है, अगर कोई खर्चा प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो रहा है, तो उसको अदर्स में बता देना। अदर्स में ऑप्शन दिया, और पार्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट में एक अदर्स करके ऑप्शन रहता है, उसमें आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब अदर्स में आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन उस अदर्स में उसको एक सेपरेट हेडिंग दिया जाएगा। कब? जब वो खर्चा क्या होगा, मेजर एक्सपेंस होगा। एक पर्टिकुलर एक्सपेंस मेजर कब क्वालिफाई होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस को मेजर कब बोलेंगे, जब वो खर्चा जब वो क्या बोल रहा हूं मैं, जब वो खर्चा आइदर 5 लाख या 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा होगा। फिर से रिपीट करता हूं, जब वो खर्चा क्या 5 लाख या और की बात कर रहा हूं मैं, 1% ऑफ नेट प्रीमियम। देखिए आपको साल भर में जो प्रीमियम है ना, 100 करोड़ का मिला। ठीक है, 100 करोड़ का 1% कितना होता है साहब, 1 करोड़। 100 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, जब वो प्रीमियम 5 लाख या 1 करोड़, विचेवर इज हायर, मतलब क्या 1 करोड़, अगर वो खर्चा 1 करोड़ से ऊपर होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, तब मैं बोलूंगा यहाँ पे वो मेजर एक्सपेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। मान लीजिए आपको साल भर में 1 करोड़ के नेट प्रीमियम मिले, तो 1 करोड़ का 1% होता है कितना, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख या 5 लाख, विचेवर इज हायर, 5 लाख। तो 5 लाख, अगर वो एक्सपेंस 5 लाख के ऊपर होगा तो आपको सेपरेटली शो करना है, अदरवाइज आपको सेपरेटली शो नहीं करना है। ठीक है, मान लेता हूं आपको समझ गया होगा। यहाँ पे रोल ऑफ ऑडिटर क्या आता है, रोल ऑफ ऑडिटर में बहुत ही सिंपल चीजें इन्होंने बताया। सबसे पहले एग्रीगेट करो, और ऑडिटर को ये देखना है कि एग्रीगेट करने के बाद वो प्रॉपर्ली अपने हेड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या रेवेन्यू अकाउंट के, और उसका उस बेसिस, वो मतलब जिस वे में वो डिवाइड हुआ है उसका बेसिस क्या है, अपॉर्चमेंट का बेसिस क्या लिया है इन्होंने, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस मैं बता दूं आपके, तो देखो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं ना, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो स्पेसिफिक कॉस्ट हो सकती है, दूसरी जनरल कॉस्ट हो सकती है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं
हैं वो जनरल कॉस्ट की, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक कॉस्ट को हम लोग क्लेम कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, आपको ध्यान है क्लेम सेटलमेंट अमाउंट को हमको क्लेम कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता है, मैं जानता हूँ आपको याद है अभी भी, ठीक है। उसके बाद जनरल कॉस्ट की, मैं यहाँ पे जनरल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जनरल कॉस्ट को आपको क्या करना है, इस शेड्यूल 2 में लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस से अलग अलग बताना है। एक्चुअली का खर्चा है तो आपको बताना है प्रोफेशनल चार्जेस में, अगर IRDA को रिपोर्टिंग करने का खर्चा है या कुछ ऐसा खर्चा है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्री खर्चे है, तो आपको उसको लीगल हेडिंग में बताना है, अलग अलग बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ और रोल ऑफ ऑडिटर में वही कि ये प्रॉपर्ली डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर वो क्लेम कॉस्ट का पार्ट होगा तो देख लेना वो क्लेम अमाउंट में ही ऐड होना चाहिए, ये सब चीजें आपको बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन और वेलफेयर बेनिफिट्स को आप कैसे दें। मैं आपको बताऊं क्या, ये जो चीजें है ना सेम रिपीट होने वाली है हमारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लो, मैं वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, वहां पे एक बार ओवरव्यू बता दूंगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया था करके, लेकिन मैं वहां पे चीजें बार बार रिपीट करके फायदा नहीं है ना, एक बार अच्छे से सुन लीजिए और उसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस या वेलफेयर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि पेमेंट आप जो भी एम्प्लॉयज को करोगे हम मान लिए जाएंगे कि वो होगा क्या, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन और वेलफेयर बेनिफिट्स में। जैसे आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किया या आपने प्रीमियम भरा एम्प्लॉयज का हेल्थ कवर के लिए, तो भी हम मान लेंगे कि एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट का ही पार्ट है, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभार देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने कोई तो भी ये किया है, क्या बोलते हैं, तो आपने मेडिकल फीस पेमेंट किया है लेकिन वो एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, तो वो कहाँ पे डेबिट हो जाएगा, वो डेबिट होगा क्लेम कॉस्ट में डेबिट होगा, और मतलब क्या वो इस साइड में नहीं होगा एम्प्लॉय के लिए। देखो आपने कोई मेडिकल एक्सपेंस किया है वो एम्प्लॉय के लिए नहीं है, तो वो पार्ट जाएगा किसके लिए, वो एम्प्लॉय के लिए नहीं आप खर्चा कर रहे हो, तो वो डेबिट करना पड़ेगा आपको क्लेम कॉस्ट के अंदर अंदर, ठीक है। हेल्थ केयर में क्लेम कॉस्ट के अंदर अंदर आपको डेबिट कर देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक एंड इंटरेस्ट चार्जेस, यहाँ पे चार्ट बना के बताओ बैंक एंड इंटरेस्ट चार्जेस। अगर इंटरेस्ट आपको नॉर्मल कोर्स में मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस में ले लेना है, ये वाली जो बात हो रही है ना यहाँ पे, ये इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इन्वेस्ट करके आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको इस हेड में नहीं लेना है, वो आपके दूसरे हेड में जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में, उसका एक अलग ये रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको नॉर्मल कोर्स से बैंक और इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ता है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन आपको शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉलो करना है। और 15th आता है अपना कौन सा, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेट। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेट है ना, ये आपको जो भी आप जितना भी आप पैसा कमाते हो इसको आपको अपोर्शन कर देना है रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बेसिस ऑफ जो भी एलोकेशन जिस भी वे से आपने एलोकेट किया उसको कहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आपको वो इंडिकेट करना होगा, ठीक है। आपको बताना होगा, मैनेजमेंट रिपोर्ट में आपको बताना होगा। इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड, देखो अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है डिविडेंड में, जो पॉलिसी होल्डर्स फंड पे, हमने देखा था ना दो तरह के फंड्स होते हैं, एक तो शेयर होल्डर्स फंड, दूसरे पॉलिसी होल्डर्स फंड। अगर पॉलिसी होल्डर्स फंड पे आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है तो आपको उसको रेवेन्यू अकाउंट में रखना है, ध्यान रखना, रेवेन्यू अकाउंट में रखना है। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट मिला आपको पॉलिसी होल्डर्स के फंड में तो आपको उसको कहां पे रखना है, रेवेन्यू अकाउंट में रखना है। लेकिन अगर आपने कोई व्हीकल लोन दिया है, आपने कोई हाउस लोन दिया, आपने कोई डिपॉजिट विद द बैंक ऑफ, जो अगर शेयर होल्डर्स फंड से आपने डिपॉजिट विद बैंक रखा है और उस पे अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है। पॉलिसी होल्डर्स फंड से लगने वाला पैसा हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, इसलिए उस पे इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलने वाला पैसा रेवेन्यू अकाउंट में जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में अच्छे से बैठा लो, बहुत अच्छा बन सकता है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं यहाँ पे, अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फाइनली हमारा LIC खत्म हो गया और मैं अब आ जा रहा हूँ आपके सामने जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लेके, ठीक है। चलिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या, लाइफ को छोड़ के सारी कंपनीज वो होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आपने क्या बोलते हैं, तो ये निकाला अपना व्हीकल का इंश्योरेंस निकाला आपने, मरीन इंश्योरेंस होता है, कार्गो इंश्योरेंस होता है, स्टॉक इंश्योरेंस, ये जो चीजें होती है ना ये सब आती है, सबकी सब काय में आती है, हमारी GIC में आती है। देखो अगर कोई इंश्योरर है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे LIC की, अब LIC में डिवीजन एक लाइफ का अलग होता है और दूसरा वाला अलग होता है। लाइफ का अलग मतलब क्या, जो सिर्फ लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस शेड्यूल A से डील करते हैं, जो शेड्यूल T वाले मतलब जो शेड्यूल B वाले हैं ना, शेड्यूल B वाले मतलब क्या, लाइफ को छोड़ के बाकी सब। तो उसके लिए क्या होता है, जितने भी लाइफ को छोड़ के बाकी सब, मान लीजिए मैं मरीन का भी करता हूँ, मैं कार्गो इंश्योरेंस भी करता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस रखता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। मैं क्यों क्या करना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, शेयर होल्डर ऑफ द फंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड पॉलिसी होल्डर्स, एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मुझे अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा,
ठीक है, चलिए हम लोग शेड्यूल भी चालू कर रहा हूँ अदर देन लाइफ का, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही पुराने वाले AS3 आपको लगता है डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाए, और AS17 भी आपको लगता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद AS13 आपको एप्लीकेबल, जो इन्वेस्टमेंट का सेक्शन है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल AS13 आपको नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का, आपने IPCC के ग्रुप 2 में पढ़ा है AS13। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हाँ चलिए आ जाइए प्रीमियम 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 प्रीमियम। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन से इस पे, प्रीमियम केस पे। चलो प्रीमियम मतलब क्या, देखो प्रीमियम में आपको दो कैटेगरी में कर देना है। देखो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा ना ये आपका बेसिकली दो कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो प्रीमियम है ना दो कैटेगरी में आ जाएगा, एक आता है अनअर्न्ड प्रीमियम, अनअर्न्ड प्रीमियम, और दूसरा आता है एडवांस प्रीमियम। जो पता है आपको ग्रुप 2 याद नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है दोनों। ठीक है, दोनों टर्म्स आपको समझा देता हूँ, अनअर्न्ड प्रीमियम और प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है। अनअर्न्ड प्रीमियम मतलब क्या, देखो ध्यान रखो, अनअर्न्ड प्रीमियम, सॉरी हाँ, अनअर्न्ड प्रीमियम मतलब क्या, जैसे देखो आपको है ना पैसा मिल चुका है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको पैसा मिल चुका है, लेकिन क्या हुआ है, आपको जिस पीरियड के लिए पैसा मिला है ना वो पीरियड अभी खत्म नहीं है, वो पीरियड चालू हो गया है, वो पीरियड चालू हो गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पीरियड चालू हो गया है लेकिन वो पीरियड खत्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, मान लीजिए देखो यहाँ पे एक टाइमलाइन की मदद से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, आपको है ना यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक साल के लिए आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आज हम लोग है इस सिचुएशन पे, आज हम लोग है इस सिचुएशन पे, तो ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ पे 6 मंथ्स चले गए और यहाँ के 6 मंथ्स। ठीक है, तो क्या होता है ये जो 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए मैं बोलूंगा आपका अनअर्न्ड प्रीमियम हो गया, मतलब ऐसा पैसा जो आपने कमाया ही नहीं, आपको मिला लेकिन आपने कमाया नहीं अभी तक, और आपकी उसके ऊपर मतलब पीरियड चालू हो गया है वो। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं बात करूंगा जब एडवांस प्रीमियम की ना, जब मैं एडवांस प्रीमियम की बात करूंगा ना तो एडवांस प्रीमियम में बहुत ही सही लिख के आता है। एडवांस प्रीमियम मतलब क्या, जैसे देखो आपको पैसा मिला है, आपको पैसा भी मिला है, आपका पीरियड, लेकिन आपका जो पीरियड है ना वो चालू नहीं हुआ है, आपको पैसा मिला है लेकिन आपका पीरियड चालू नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे एडवांस प्रीमियम। ठीक है, देखिए बताता हूँ, एडवांस प्रीमियम भी एग्जांपल देके समझा दूं क्या आपको, चलो समझा ही देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। हाँ देखो आपको है ना ये यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आपका कोई क्लाइंट है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, एक LIC एक एजेंट का कोई क्लाइंट है, तो वो एजेंट को बोलता है यार देखो यार अभी मार्च वगैरह खत्म हो रहा है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना थोड़ा बाहर घूम के आ रहा हूँ, अभी बहुत बहुत स्ट्रेस था तो मैं चलो बाहर फॉरेन वॉरेन जा रहा हूँ, ये लो तुम्हारा चेक रख लो, तुम डिपॉजिट कर देना, अगला जैसे ही वो चालू होता है ना, हो सकता है मैं फॉरेन टूर से ना आऊँ तो उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये, यहाँ पे हमारे कंपनी को है ना 10,000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो रिस्क कवर है, उसका जो पीरियड है ना वो यहाँ से चालू होने वाला था, उसने एडवांस में ही देके रख लिया चीजें, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा ये हो गया एडवांस प्रीमियम। ठीक है, तो आपको ईयर एंड पे आपको ये दोनों प्रकार के प्रीमियम को एडजस्ट करते हुए चलना है। ठीक है, और आपको ये सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनेंगी और दोनों को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, आपको अलग अलग शो करना है। ठीक है, चलो देखो प्रीमियम का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहते होता है, प्रीमियम का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है ना ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो पैसेज ऑफ टाइम से होता है पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया 20,000 आपको 12 महीने के लिए मिले तो 6 महीने का 10,000 इस साल, 6 महीने का 10,000 बाद साल। दूसरा तरीका होता है रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या, जैसे देखो 20,000 हमको मिला तो 60% ऑफ रिस्क इसी साल में हमारी खत्म हो गई, तो मैं बोलूंगा 60% ऑफ 20,000 मतलब 12,000 आप इस साल को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, और जो 8,000 आ रहा है उसको आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बस बाकी मैंने यही बताया। हाँ ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि इसमें क्या बोला है कि जो डिटर्मिनेशन, जिस हिसाब से आप प्रीमियम को डिटरमाइन करते जा रहा हो ना, कितना रिकॉग्नाइज करना, कैसे करना, वो एक्चुअली की मदद से होना चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, और ऑडिटर को जब वो चेक करेंगे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करेंगे तो उसने जो ये पर्टिकुलर एक्चुअली का जो सर्टिफिकेट है ना उसको देख लेना चाहिए। ये होता है हमारा कौन सा प्रीमियम, प्रीमियम का खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार आप थोड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए फटाफट, बिल्कुल ये वाला जो मैंने हाईलाइटेड करके रखा हूँ ना, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए, रुको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ इसको पढ़ लीजिए फट से बिल्कुल।
ओके चलिए प्रीमियम डेफिशिएंसी से चालू कर, प्रीमियम डेफिशिएंसी देखते हैं। प्रीमियम डेफिशिएंसी मतलब क्या, जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे अनअर्न्ड प्रीमियम का, जैसे देखो इस साल में क्या हमने किया था, अगले साल हमने 10,000, अगले साल हमने 10,000 की इनकम को बुक किया था हमारे, है ना, अगले जो 10,000 की इनकम थी वो अगले साल के लिए हमने डाल दिया था। अब क्या होता है अगले साल क्या होता है बताओ क्या मैं आपको, अगले साल बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा वो क्लेम निकल जाता है, वो पर्टिकुलर जो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है 20,000 अगर मैं प्रीमियम ले रहा हूँ तो मैं उसको कम से कम बहुत मतलब अच्छा खासा अमाउंट में उसका ये कर रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग 1 लाख का अमाउंट उसका रिस्क कवर दे रहे हैं हम लोग, तो अगले साल क्लेम निकल जाता है 80,000 रुपए का, ठीक है, 80,000 प्लस अदर कॉस्ट मिला के टोटल क्लेम निकल जाता है 80,000 रुपए का। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रीमियम डेफिशिएंसीज हो गई, मतलब कब, जब सारे प्रीमियम, सारे अनअर्न्ड प्रीमियम्स को मिलाएंगे हम लोग और जो क्लेम हमारा निकल रहा है, जैसे देखो ये तो एक पर्टिकुलर केस बताया था ना मैंने आपको, कहा गया हाँ, ये तो पर्टिकुलर एक केस है, ये तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, मैं आपको बताऊंगा ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे, ये तो एक केस हुआ, ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 10 20 कितने हजारों केसेस होंगे। तो सारे अनअर्न्ड प्रीमियम्स, अगर सारे जो टोटल हमारा जो टोटल क्लेम मांगेंगे ना लोग, बहुत सारे लोग क्लेम मांगेंगे पुराने प्रीमियम से, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ वो अनसर्टेनिटी हो गई, तो वो अनसर्टेनिटी का टोटल सम मिला के, वो क्लेम का अमाउंट मिला के अगर वो एक्सीड कर जाता है हमारे टोटल अनअर्न्ड प्रीमियम से, तो हम लोग बोलेंगे हमारे इसमें क्या हो गया, प्रीमियम डेफिशिएंसी हो गई। बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल, ठीक है, एक नॉर्मल आप रीडिंग करोगे ना तो आपको फट से जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कहा गया हाँ, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब क्या, जब भी आप कोई नए इंश्योरेंस, जब भी आप कोई नया पर्टिकुलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट लगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्विजिशन कॉस्ट, और आपको वो एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा जब जब वो इनकर हो रहा है, तब उसी साल में आपको एक्सपेंस ऑफ करना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये साल में हमको 6 महीने के बेनिफिट, अगले साल में 6 महीने, ऐसा कुछ नहीं, जब हुआ तब खर्चा बुक करके खत्म करो उसको, ठीक है। क्लेम कॉस्ट में मैंने आपको बताया था क्लेम सेटलमेंट अमाउंट भी ऐड हो जाता है करके। उसके बाद आता है क्लेम्स। क्लेम्स मतलब क्या, क्लेम्स अंडर द पॉलिसी इंक्लूड क्लेम सेटलमेंट अमाउंट। अब क्लेम हो सकता है डायरेक्ट बिजनेस से हो सकता है, या हो सकता है जो डायरेक्ट बिजनेस जो हमारा लेन देन होना है डायरेक्ट, और दूसरा इनवर्ड री इंश्योरेंस बिजनेस से भी क्लेम आ सकता है। मतलब क्या, जैसे देखो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनको 2 प्रकार से क्लेम आ सकते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है, और दूसरा जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ भी उनको क्लेम देना पड़ सकता है। तो 2 तरीके से क्लेम आ सकते हैं उनके पास। इस लाइबिलिटी में 2 इस पेमेंट हो सकते हैं। एक तो क्या, सबसे पहला क्या, फ्यूचर पेमेंट्स इन रिलेशन टू क्या बोल रहा है अनपेड रिपोर्टेड क्लेम रिपोर्ट हुआ लेकिन अभी तक पे होने का है तो उसको क्लेम में गिनेंगे। दूसरा क्या, हम लोग आईबीएनआर मतलब क्या, क्लेम इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, मतलब क्या क्लेम इनकर्ड हो गया है, हम उसको क्लेम दे रहे हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, कुछ सिस्टम एरर के कारण रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हाँ, जो भी हम, जैसे देखो साल के एंड होने के बाद हम लोग उसको अकाउंटिंग, हमारी एक लाइबिलिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट करके आपने पढ़ा होगा ना यार, एफआर में हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट करके हम उसको नोट्स में बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो जो नोट्स है ना उसमें वो अमाउंट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्या, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। मतलब क्या, मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हुआ है हमारे, ठीक है, हमारा क्लेम बनता है कि उस कार वाले को 10 लाख रुपए देना है, लेकिन वो जो कार जो ऐसा लोहे का डब्बा बन गई है वो कार, मान लीजिए वैगनआर वगैरह है तो वैगनआर ऐसा डब्बा बन जाती है ना, वो एक्सीडेंट वगैरह पहली तो डब्बा, उसके बाद तो और डब्बा, ठीक है, तो वो जो डब्बा बन गया उसको बेचने के बाद हमको जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, मान लीजिए हमको 50,000 मिल रहा है तो 10 लाख का उसका क्लेम वैल्यू बन रहा है, माइनस 50,000 करेंगे तो 9,50,000 आपको क्या हो जाएगा, 9,50,000 क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको एक्चुअरियल से वैल्यूएशन कराना है। अगर आपका क्लेम निकलता है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो 4 साल के ऊपर एक्सीड हो रहा है, क्या बोला मैंने फिर से, देखो आपका कोई क्लेम निकल रहा है, आपको कोई क्लेम देने का निकल रहा है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो 4 साल के, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, देखो आपका ये जो क्लेम है ना, आपका जो क्लेम है, क्लेम आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा है जो एक्सीड कर रहा है 4 साल के ऊपर, तो आपको एक्चुअल वैल्यूएशन से इसको करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको याद है कि हमने एलआईसी में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रखना, मैंने आपको तभी बताया था, शेयर होल्डर्स, ये जो कंपनीज है ना इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, फिर से बता देता हूँ, इनके पास बहुत सारा पैसा आता है। अब पैसा का ये लोग क्या करते हैं, इनके बैलेंस शीट में ये लोग पैसे से हो सकता है 2 चीजें करें, एक तो क्लेम पे करे, है ना, और दूसरा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट में ये लोग कैश एंड बैंक में लिक्विडिटी के लिए रखेंगे, और दूसरा जहाँ पे सही में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं दूसरे के फंड्स में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इनकी बैलेंस शीट में दिखना चालू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इनका रियल एस्टेट में भी हो सकता है, इनका शेयर्स में भी हो सकता है, इनके अदर्स में भी हो सकता है, ठीक है। चलो
अब इन्वेस्ट इन्होंने अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में किया, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शेड्यूल बी की बात कर रहा हूं, अदर देन लाइफ की बात कर रहा हूं, ध्यान में रख लियो भैया, ध्यान में रख लियो, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल बी की। शेड्यूल बी मतलब क्या, अदर देन लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। जब भी वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको एक ही चीज करना है, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट को एडजस्ट करना है डिप्रिसिएशन का, और एडजस्ट करना है उनको किसके साथ, इंपेयरमेंट लॉस के साथ। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का परमिशन नहीं मिलता, आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते साहब, आप इंपेयर करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं करने देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आती है डेब्ट सिक्योरिटीज। आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन आपने एफआर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरे को इसको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर ऐसी कोई सिक्योरिटीज है, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटीज है जो एक्टिव मार्केट में ट्रेडेड है, तो आपको लोएस्ट ऑफ द लास्ट कोटेड प्राइस, आज संडे है, फ्राइडे की लोएस्ट जो लास्ट कोटेड प्राइस होंगी वो आपको लेना पड़ेगा उसको इसमें, ठीक है। एक्टिव मार्केट की डेफिनेशन आप लोग एफआर में पढ़ते हो, फिर भी इन्होंने लिख के दे दिया है तो आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर उसमें, हाँ उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, मान उसमें कुछ भी अनरियलाइज गेन वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए वो सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको आपको फेयर वैल्यू चेंज रिजर्व में ट्रांसफर करते रहना है। फिर जब आप बेचोगे ना तो फाइनली उसमें सेटलमेंट होकर वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, हाँ किसकी, अच्छा यहाँ पे कुछ तो भी दिया है, हाँ वो जो अमाउंट है ना, देखो जो भी आपका वो जो फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह है ना, वो जो फेयर वैल्यू ऑफ रिजर्व अकाउंट जो भी आप बनाते हो ना, वो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, आपको पता है, वैसे वो चीजें मैं बताना नहीं चाहिए, आपको पता है। दूसरा, अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है अदर देन एक्टिवली ट्रेडेड मार्केट में होती है, तो आपको सिर्फ उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर करना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले सिचुएशन में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको क्या करते रहना है, एक्टिवली ट्रेडेड तो लोएस्ट लास्ट कोटेड प्राइस, और उसको चेंजेस करते रहना है फेयर वैल्यू ट्रांसफर अकाउंट से। दूसरा, आपको अगर अनलिस्टेड सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेंशन कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर वो डिमिनिशन इन वैल्यू होती है तो आपको उसका प्रोविजन करना पड़ेगा, और अगर उसकी इंक्रीज होती है वैल्यू तो अप टू प्रोविजन अमाउंट आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जाता है तो आप नहीं कर सकते हो। फिर से एक और बार रिपीट कर दे रहा हूं, आपको नहीं समझाऊंगा। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, मान लीजिए अनलिस्टेड सिक्योरिटी की वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए से वो डिमिनिश होकर आ गया 90 रुपए, तो 10 रुपए का आपको प्रोविजन कर देना है। अब 90 रुपए की वैल्यू हो जाती है 110 रुपए, तो 10 रुपए मतलब जो आपने पहले प्रोविजन बनाया था ना, वो 10 रुपए तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर का 10 रुपए आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। नेक्स्ट उसके बाद लोन्स की अगर मैं बात करूं तो लोन्स को आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है। आपने पढ़ा है ना वो, यार आप एफआर में पढ़ते हो ना, वो चैप्टर है, आपको तो पूरा भरपूर एकदम ऐसे आप बनाते हो पूरे टेबल वेबल एफआर में, है ना। तो इंटरेस्ट अप टू द 6 मंथ्स, अनपेड ओवर द 6 मंथ एंड इंस्टॉलमेंट्स अप टू द 6 मंथ, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे इसको इंपेयरमेंट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसको क्या, इंपेयरमेंट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी कब, जब इंटरेस्ट अगर अनपेड है अप टू द 6 मंथ, मतलब 6 महीने या 6 महीने से ऊपर हो जाता है, या इंस्टॉलमेंट अगर, या एंड की बात हो रही है यहाँ पे, एंड सॉरी या नहीं, और इसके साथ और मतलब एंड साथ में होनी चाहिए, दोनों चाहिए, इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट भी पे किया, दोनों में से एक भी पे कर दिया ना, तो आप लोग यहाँ पे इंपेयरमेंट की प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी। फिर कैटेस्ट्रॉफी रिजर्व बनाना पड़ता है। आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कैटेस्ट्रॉफी रिजर्व बनाना पड़ता है। जैसे देखो बहुत सारे लोगों ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेके रहूंगा, और ये जो कोरोना का समय चल रहा है ना, ऐसे सिचुएशन के लिए जब महामारी आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ आपके लिए, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या होगा, ऐसे सिचुएशन के लिए आपको बना के रखना पड़ता है कैटेस्ट्रॉफी रिजर्व। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, देखो यहाँ पे मार्क करके रखा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिस्क्लोजर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। फिर हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी ये देख चुका था कि अपने को जैसे कोई रेंट वेंट मिलता है, मैंने आपको बताया था ना वो 194 आई में आपका टीडीएस कटता है, जैसे 2 लाख का रेंट है, सपोज 10% का रेट है तो 1,80,000 हमको मिल रहा है, 20,000 का टीडीएस कटा, लेकिन आपको रेंट की इनकम कितने पे बताना है, ग्रॉस वैल्यू पे बताना है, ग्रॉस वैल्यू पे बताना है मतलब 2 लाख पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। आपको एकदम फास्ट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, वैसे सिर्फ रीड करना है, पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। मैनेजमेंट रिपोर्ट में जैसे हमारे कितने ड्यूज पेबल है गवर्नमेंट की तरफ, जैसे ड्यूज मतलब जीएसटी वगैरह का अमाउंट जो होता है वो कितना, फिर रिवर्स, आपको याद है ना एजेंट को जो भी हम कमीशन पे करते हैं उसको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है, और हम उनका टीडीएस भी काटते हैं एजेंट का, तो कितना अमाउंट टोटल ड्यू है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के पास। दूसरा हमको ये बताना हमारा वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है। तीसरा हमको बताना पड़ता है हमारा शेयर होल्डिंग्स पैटर्न कैसा है हमारा। फिर हमको ये देखना पड़ता है चौथा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कितना है, आउटसाइड इंडिया कितना है। फिर क्या हम लोग जो हमारी सॉल्वेंसी मार्जिन होती है, क्या उसको हम लोग, आपको पता है क्या सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, असेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी बाय 50% ऑफ द नेट प्रीमियम होना चाहिए हमारा। आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैंने आपको
ये रिवीजन है ना, तो आपको याद आ रहा होगा। ऐसे मत समझना कि हम आपको पूरा रेगुलर लेक्चर में तो पूरा ड्राइंग वॉइंग बना के बताता हूँ और बहुत सारे चार्ट्स वार्ट बनवाता हूँ, तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, सॉल्वेंसी मार्जिन में फिर बाकी जो जितना भी सर्टिफिकेशन क्या प्रॉपरली डिस्क्लोजर है क्या, बाकी सब रिस्क प्रॉपरली मेजर किया क्या, एक्चुअली के हिसाब से हमने प्रोविजन किए है क्या, वो सब चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। एक बार आप सादा से रीडिंग कर लोगे ना साहब, आपको तुरंत एकदम फट से दिमाग में बैठ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है, देखो उसके बाद आता है क्या बोल रहा था मैं, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हमेशा बनेंगे फॉर्म बी में। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं फॉर्म बी के अंदर। फॉर्म बी के अंदर आपका बनेगा सबसे पहला रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म बी में आर ए करके आता है रेवेन्यू अकाउंट, फिर पीएल करके आता है, कौन सा पीएल करके आता है यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे बैलेंस शीट बनता है फॉर्म बी के अंदर ही। फॉर्म बी और स्लैश आर ए करके आता है अपना ये रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म बी स्लैश पीएल करके आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर्म बी स्लैश बीएस करके आता है बैलेंस शीट हमारी, ठीक है। और आपको ये सेपरेटली बनाने का हर एक बिजनेस के हिसाब से। लाइफ इंश्योरेंस है तो उसके लिए अलग बनाओ, जनरल इंश्योरेंस में कैटेगरीज हो जाती है, जैसे मरीन इंश्योरेंस है तो उसका बनाओ, फायर इंश्योरेंस का है तो उसका बनाओ, अगर आपने स्टॉक इंश्योरेंस बना के रखा है तो उसका भी बनाओ। ऐसे हर एक बिजनेस के लिए आपको बनाना पड़ेगा। और आपको एस3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। ये हमने जो सीबीएसई वगैरह 11-12 सीबीएसई हमारे आईपीसीसी में जो हम लोग को बड़ा बड़ा करते थे वो इनडायरेक्ट होता था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगा। ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन करेगा, यहाँ पे ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट। हाँ, यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला पार्ट। एक मिनट चलिए प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम मतलब क्या, मैंने आपको बताया था। प्रीमियम मतलब क्या, देखिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा मिलता है रिस्क लेने के लिए, सामने वाले की रिस्क लेने के लिए मुझे जो भी पैसा मिल रहा है उसको मैं बोलूंगा प्रीमियम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या प्रीमियम कलेक्टेड एंड कैलकुलेटेड किस हिसाब से होता है, हर एक का प्रीमियम अलग अलग कैलकुलेट एंड करेक्ट होता है। क्या मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअली कैलकुलेट करता है सामने वाला, अंडर इस रिस्क को अंडरराइट करना कि नहीं करना, यही तो एक्चुअली का काम है, तो उस हिसाब से वो प्रीमियम को चार्ज करेंगे आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 64(5)(b), सेक्शन 64(v)(b) बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन सेक्शन ये बात ध्यान में माइंड में एकदम घुसा के बैठ लो। मतलब ये सेक्शन ऐसा है, अगर आप ये भूले तो आप गए काम से, आप तो गए, मैं बता रहा हूँ। ये यही तो नवंबर में भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन, और इस पे जनरली पूछते हैं, हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है ये अटेम्प्ट में पूछना है, जरूरी नहीं है अल्टरनेट अटेम्प्ट। सर आप तो बोल रहे हो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेक्शन 64(v)(b) क्या बोलता है, सेक्शन 64(5)(b) क्या होता है, ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या बोलता है, अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया तो आपको हम रिस्क भी नहीं देंगे। फिर से एक और बार, अगर नो रिस्क नो प्रीमियम, नो रिस्क नो प्रीमियम, क्या बोला मैं, नो रिस्क नो प्रीमियम, मतलब क्या, हमारी रिस्क अज्यूम ही नहीं होंगे अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया तो। देखो अब बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे सर फिर आपने वो जो बताया था हमको कि वो जो 15 दिन 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, फिर उसका कैसा, जैसे मैं आपको अब टाइमलाइन के इससे बताऊंगा और क्या। अब आपको इतने सारे डाउट्स आते रहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ से हमारी रिस्क चालू हुई थी, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे खत्म होने के बाद आपको एक तो 15 दिन या 30 दिन मिलेंगे, उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। 15 दिन या 30 दिन मिलेंगे, ग्रेस पीरियड मिलेगा पेमेंट को करने के लिए। मतलब क्या, आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ये जो आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है ना, ये पेनल्टी नहीं लगाने के लिए मिल रहा है आपको। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मान लीजिए आपने यहाँ पे पेमेंट किया, ठीक है, या आप यहाँ पे पेमेंट कर, यहाँ पे 15 दिन एंड होने वाले हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे ही हमारा वो पर्टिकुलर इवेंट जिसके ऊपर हमने पहले जो निकाल के रखा था ना इंश्योरेंस, वो हो जाता है, वो अनसर्टेन इवेंट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होंगी आपको पैसा देने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा, सेक्शन 64(5)(b) बोलता है उसी के बारे में, ठीक है। चलिए अब वेरिफिकेशन ऑफ, हाँ, अब वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम हम लोग देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अजम्पशन ऑफ रिस्क जब भी चालू होंगी जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट तभी दिया जाएगा जब आप पेमेंट करोगे। तो ये सब चीजें एक सर्कल में, विशियस सर्कल में आप लोग फंस जाते हो। आप लोग पेमेंट कर सकते हो चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक गारंटी, कैश डिपॉजिट एक्सेट्रा, आप किसी से भी कर सकते हो। और ये जो अमाउंट है ये इंश्योरेंस कंपनी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना चाहिए प्रीमियम रिसीव करने के लिए, और इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए रीजनल या हेड ऑफिस के अकाउंटों में, इनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। नो रिस्क यहाँ पे वही लिखा है, नो, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, नो इंश्योरर अज्यूम
देखो क्या बोला है, नो इंश्योरर शुड अज्यूम एनी रिस्क इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस और प्रीमियम विच इज ऑर्डिनरी पेबल इन इंडिया अनलेस द प्रीमियम इज पेबल इज रिसीव्ड और गारंटीड और टू बी पेड बाय सच पर्सन इन सच मैनर एंड इज सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो इंश्योरेंस के पास है ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास तीन तरह से बिजनेस आ सकता है। एक तो उसका डायरेक्ट बिजनेस होता है, एक तो उसका क्या होता है, डायरेक्ट बिजनेस होता है। दूसरा कौन सा, री इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है। और तीसरा क्या, को इंश्योरेंस बिजनेस आता है। ठीक है, ये को इंश्योरेंस सामने आने वाला है, अगर आपको नहीं पता हो तो सामने आने वाला है को इंश्योरेंस। ये तीन तरीके से उसके पास बिजनेस आ सकता है। और ये तीन मतलब क्या, तीन तरीके से बिजनेस आ सकता है तो तीन तरीके से प्रीमियम भी आ सकता है। तो आपको वो तीनों चीजें चेक करना है। अब आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम कैसे करोगे, ठीक है, देखो वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस को चेक करना है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस को चेक करना है रिगार्डिंग किसके, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीमियम्स। क्या प्रॉपर्ली जो भी प्रीमियम मिला क्या वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो, क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं, क्या प्रॉपर्ली लिखा है, क्या रजिस्टर्ड मेंटेन है क्या उसका। दूसरा हमको रिव्यू करना पड़ेगा सिस्टम, हमारा सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए। तीसरा हर एक है ना, हाँ हर एक जितना भी हर एक जो प्रीमियम मिला है ना वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। सीरियली नंबर्ड मतलब क्या, हर एक क्लास ऑफ बिजनेस के लिए सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। जैसे देखो लाइफ इंश्योरेंस के लिए मुझे 3 लोगों ने प्रीमियम दिया तो 1 2 3 मेंशन कर दो। और अगर मैं फायर इंश्योरेंस का भी काम कर रहा हूं तो मेरे अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे तो वहां पे 4 नंबर से चालू नहीं होना चाहिए, वहां पे 1 नंबर से चालू होना चाहिए। अगर वहां पे ज्यादा मतलब वहां पे अगर लोग है तो 1 नंबर से चालू होगा वहां पे, और वो प्रीमियम सीरियली नंबर्ड होगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या प्रॉपर्ली इंटरनल चेक लगाया है क्या, आपने प्रॉपर्ली इंटरनल चेक रखा है क्या, स्टेशनरी जो होती है डॉक्यूमेंट स्टैम्प्स उसके ऊपर प्रॉपर्ली इंटरनल चेक है क्या। मतलब वो जैसे आप लोग अगर बैंक मतलब जाओगे, मैं जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी के इसमें ऑडिट में गया था तो मैंने वहाँ पे देखा था जैसे ये जो स्टैम्प वगैरह होता है ना ये जनरली 2 के कस्टडी में होता है, एक तो मैनेजर और दूसरा एक लोकल वहाँ का जो स्टाफ मेंबर होता है उसके में। अब मैनेजर्स तो आ जा सकते हैं ना, तो वैसे सिचुएशन में एक लोकल वहाँ पे जो वहीं पे रहता है उसके हाथ में भी रहता है, मतलब उस मैनेजर के निगरानी में वो पर्टिकुलर स्टैम्प निकालेगा या डॉक्यूमेंट निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं। दोनों की अपनी सेपरेट कीज लगती है तभी वो पर्टिकुलर लॉकर खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट 6th वाला पॉइंट आता है यहाँ पे। 6th वाला पॉइंट मतलब क्या, आपको प्रीमियम रजिस्टर नोन एज कमेंसमेंट रजिस्टर। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाँ करंट ईयर के रिस्क को आपको इनकम मानना है, जो आपको एडवांस में मिला है उसको हमने देखा है ना, अर्नड इनकम और इनकम रिसीवेबल इन एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, डेफर कर डालते हैं। उसके बाद हाँ कहा गया हाँ ऑडिटर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ अभी, ऑडिटर को सॉरी ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। ऑडिटर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना भी क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी क्लेम्स के कंप्लेंट्स हमारे पास आई है क्या हमने उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है क्या, आखिर वो क्लेम्स का क्या हुआ, जो कलेक्शन है क्या कलेक्शन लॉज हुई तो उसका क्या हुआ। ठीक है, वो सब चीजों का ध्यान रखना है। को इंश्योरेंस के केस में अगर कंपनी लीडर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ को इंश्योरेंस, देखो आपको को इंश्योरेंस का एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, को इंश्योरेंस का तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए देखो यहाँ पे है ना एक बहुत बड़ा मैं नाम लेता हूँ अपना, जैसे नागपुर मेट्रो। ठीक है, अब नागपुर मेट्रो का काम था, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जो भी कंपनी ने इसका काम लिया था ना, जो भी कंपनी ने इसका काम लिया था वो क्या करती है, वो कंपनी जाती है बच्चों, वो कंपनी जाती है किसके पास, LIC के पास, कि मुझे इंश्योरेंस कराना है, ये पर्टिकुलर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ना उसके लिए मुझे इंश्योरेंस कराना है साहब। ठीक है, तो LIC सोचती है, LIC बोलती है उसको यार देखो मैं इतना सारा रिस्क नहीं ले सकती, मैं पहले ही बता रहा हूँ इतने सारी रिस्क कैपेसिटी हमारी नहीं है। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ जॉइंटली मैं है ना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भी रखूंगा। मतलब क्या, ये तीनों को मैं पता रहूंगा। देखो जब री इंश्योरेंस होता है ना तो इंश्योर्ड को पता नहीं होता है कि री इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जब को इंश्योरेंस होता है ना तो इंश्योर्ड को पता होता है कि क्या हो रहा है, कि पता होता है कि क्या हो रहा है, कि ये पर्टिकुलर चीजें ये ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है, ये फिर क्या बोलता है इसको कि LIC आप एक काम करो, आप लीडर इंश्योरेंस कंपनी बन जाओ। लीडर इंश्योरेंस कंपनी बन जाओ मतलब क्या, लीडर इंश्योरेंस कंपनी बन जाओ मतलब मैं आपको जब भी प्रीमियम दूंगा मैं आपको इकट्ठा पूरा प्रीमियम दे दूंगा। अब ये आपका काम रहेगा कि OIC और NIC को पास करना, न्यू इंडिया और ओरिएंटल को आप कैसे पास करोगे वो आपका काम है। ठीक है, पर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई वो पर्टिकुलर
अनसर्टेनिटी हैपन हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में LIC सिर्फ अपना ही शेयर देगा, OIC और NIC का शेयर नहीं देगा। LIC सिर्फ खुद ही का शेयर देगा, वो दूसरे के शेयर होने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन वही अगर आपको वो वहाँ पे वो होता था ना, री इंश्योरेंस होता था ना, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आप तो LIC के दरवाजे खटखटाते थे ना, आप तो LIC को बोलते थे भाई प्रीमियम मैंने तेरे को, मेरे को कोई लेना देना नहीं, आपने पीछे क्या ट्रांजेक्शन किया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे पैसा दोगे। कौन से केस में? री इंश्योरेंस के केस में LIC को ही पेमेंट, अगर OIC ने उसको पेमेंट नहीं भी किया ना, उसको कोई फर्क नहीं, मतलब बेसिकली उसको फर्क पड़ेगा लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में अपने को LIC सिर्फ उसी का शेयर देंगी, बाकियों का शेयर नहीं देंगी। ठीक है, चलिए, तो ये होता है को इंश्योरेंस का। को इंश्योरेंस के केस में जब कंपनी लीडर नहीं रहती है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो प्रीमियम जो हम अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है अगर को इंश्योरेंस है, ठीक है, और मैं लीडर नहीं हूँ, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे OIC हूँ ना, मैं OIC हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं OIC हूँ, मतलब मैं लीडर नहीं हूँ बेसिकली, तो मैं प्रीमियम सिर्फ वही करूंगा रिकॉर्ड जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, जो कम्युनिकेशन मुझे इशू हुआ है। तो यहाँ पे ऑडिटर का काम है कि जो लीडर कंपनी ने जो भी लीडर कंपनी ने कम्युनिकेशन इशू किया है, उस चीज को प्रॉपरली देखते हुए इन्होंने अकाउंट फॉर किया है कि नहीं किया है, वो ऑडिटर देखने का काम है। फिर ठीक है, अब जब कंपनी लीडर है तो यहाँ पे ओन शेयर ऑफ प्रीमियम रिकॉर्ड कर देना है हमको, और दूसरा हमको ये भी देखना है कि हमने क्रेडिट किया है खुद ही के शेयर को, दूसरे के इसका क्रेडिट मत कर देना, दूसरे को तो देना है ना, वो लाइबिलिटी में खड़े हो जाना चाहिए। एक तरफ आपने इनकम बताया, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी आ जानी चाहिए। और प्रीमियम रजिस्टर में हर एक चीज क्रोनोलॉजिकली मेंटेन होनी चाहिए, और जो आपने सर्विस टैक्स या जो भी आपने GST चार्ज किया, क्या वो आपने अप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट को पे कर दिया है, क्या वो प्रॉपर टैली होना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब जितना GST आपने पे किया और जितना आपने कलेक्ट किया वो दोनों टैली होना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ देखो क्या बोला है यहाँ पे, वेदर इंस्टॉलमेंट्स फॉलिंग ड्यू और बिफोर ऑफ बैलेंस शीट, मतलब क्या यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है बैलेंस शीट के पहले पहले, क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया है, क्या क्या उसको ऑडिट के अंदर ले लिया है क्या, ये भी चीज आपको देखना है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपने ना एडवांस अकाउंट बना के रखा है, हो सकता है ना कोई प्रीमियम आपको एडवांस में मिल चुके हैं, आपको एडवांस में मिल चुके हैं, तो आपको उसको एज ए लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में बताना है, मैंने आपको बताया था। फिर कलेक्शन रेमिटेड बाय एजेंट्स प्रॉपर्ली टाइमिंग मैनर में हो रहा है क्या, अगर कोई कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी 15 दिन के अंदर हम लोग फ्री लुक कैंसिलेशन देते हैं, अगर वो कैंसिलेशन हुए तो उसके ऊपर की रिस्क हमको बेयर नहीं करना चाहिए, ये प्रॉपर्ली मेंटेन हुआ है क्या। अगर कोई प्रीमियम हम लोग रिफंड कर रहे हैं तो देख लेना हमने प्रॉपर्ली उसके ऊपर का कमीशन भी रिकवर किया है कि एजेंट से। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रीमियम मैं आपको वापस दे रहा हूं फ्री लुक कैंसिलेशन के चलते, तो उसके ऊपर का कमीशन जो एजेंट को मैंने दिया होगा वो भी तो रिवोक हो जाएगा ना, तो वैसे सिचुएशन में आपको वो भी देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला यहाँ पे इन्होंने करंट लाइबिलिटीज आपको चेक करना है। जैसे देखो ना यार, अगर करंट लाइबिलिटीज में आपको GST का अमाउंट भी रखना है, बेसिकली जो टैक्सेस वगैरह जो अनपेड रह जाता है ना, उसकी बात कर रहा है। मैं बता दूं आपको एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए मार्च का महीना चालू है, 31 मार्च को आप बुक क्लोज करते हो, तो मार्च में जितना भी धंधा हुआ आपका उसके ऊपर आपको GST मिला होगा, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो तो आप 20 अप्रैल तक कर सकते हो ना, तो आपको उतना अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ GST आपको क्या बताना है, करंट लाइबिलिटीज में बताना है। ठीक है, फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, अगर लीडर कंपनी और ये कंपनी, तो आप बिल जब इशू करोगे एक दूसरे को ये पर्टिकुलर कमीशन का, प्रीमियम का, तो आपको देखना है प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ डिलीवरी के हिसाब से हो, क्योंकि GST में चेंज हो जाता है ना, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है एजेंट्स को प्रॉपर्ली उनका कमीशन टाइम टू टाइम मिला है क्या, या एजेंट से इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो प्रॉपर्ली हमने रिकॉर्ड फॉर की है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये वाला जो पोर्शन है ना साहब, थोड़ा पढ़ लीजिए तो इसको, ये 10:7 से जो पोर्शन है ना, थोड़ा फटफट पढ़िए, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जूम भी कर सकते हैं वैसे, या मार्क करके रख दीजिए। चलो चालू करें क्लेम से, देख लिया आपने ये, चलिए चालू करते हैं हम लोग क्लेम से। देखो जैसे प्रीमियम क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे प्रीमियम आपको 3 वे से मिलता है, वैसे ही क्लेम भी आपको 3 वे से आकर हो सकता है। एक तो आपने जो डायरेक्ट बिजनेस लिया है उसका, या जो आपने को इंश्योरेंस करा है उसका, या जो तीसरा आता है आपका जो इन्वर्ट री इंश्योरेंस का है, उसके कारण भी आपको क्लेम आ सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लेम्स में हमने देख चुका है कि जो हमारा पॉलिसी अमाउंट प्लस उस पर जितने भी हमारे सेटलमेंट कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होता है। सेटलमेंट कॉस्ट मतलब जैसे सर्वेयर की फी, लीगल एक्सपेंस कोई हमने किया तो वो सब चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती है। आपको ये पर्टिकुलर रजिस्टर को ध्यान में रख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये MCQ के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, MCQ के लिए रजिस्टर कौन से होते हैं, पर्टिकुलर अपने क्लेम रजिस्टर्स कौन से होते हैं रिकॉर्ड के लिए, वो
जैसे जब क्लेम हमको इंटीमेट किया जाता है उसका रजिस्टर, जब हम लोग क्लेम पे करते हैं तो उसका रजिस्टर, जब क्लेम डिस्ट्रीब्यूट बैंक बुक के कारण होता है तो उसका एक रजिस्टर, फिर एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है जिसमें क्लेम इंटीमेशन, क्लेम फॉर्म, पर्टिकुलर्स ऑफ द पॉलिसी, सर्वे रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्वालिटी अश्योरेंस आइटम भी आपको देखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको सैल्वेज रजिस्टर भी देखना पड़ेगा। क्या? सैल्वेज वैल्यू रजिस्टर भी आपको देखना पड़ेगा। देखो उसके बाद क्लेम अमाउंट को, जितना भी हमारा जो क्लेम है ना, जो क्लेम अकाउंट है वो डेबिट होगा बहुत सारी चीजों के कारण। क्लेम अमाउंट क्या होगा हमारा? बहुत डेबिट होगा बहुत सारी चीजों के कारण। कौन सी चीजें होंगी वो? जैसे ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, फोटोग्राफी चार्जेज हो गया, फिर सर्वे के एक्सपेंसेस हो गए, डिक्री बाय कोर्ट, अगर कोई डिक्री दिया जाता है वो हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। मतलब कोर्ट ने डिक्री दिया, मतलब कि हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोला थोड़ा एडिशनल सम और देना चाहिए इनको, तो हम वो भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। और ये सब होता है हेड ऑफिस लेवल पे, ब्रांच या डिविजनल लेवल पे नहीं होता साहब, छोटे मोटे लेवल पे नहीं होगा, हेड ऑफिस लेवल पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम में दो पार्ट आते हैं, एक तो जब आपने क्लेम का प्रोविजन किया, पहला क्या बोला मैंने? जब आपने क्लेम का प्रोविजन किया, और दूसरा जब आपने क्लेम का पेमेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्लेम्स प्रोविजन की। आपको हर एक, क्या बोल रहा मैं, ईच क्लास ऑफ बिजनेस के लिए आपको वैल्यू वाइज क्लेम बनवाना है। क्या बोला मैं? ईच क्लास ऑफ बिजनेस के लिए आपको वैल्यू वाइज क्लेम बनाना है, और लाइबिलिटी आपको एस्टिमेट करना है मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी एडिक्वेट हो। ठीक है, चलो आप लोग कैसे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे जब आपको क्या चेक करना है? क्लेम के प्रोविजंस को चेक करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो प्रोविजन बनाने के लिए आपको डेट ऑफ लॉस देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देखना है। जैसे देखो मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ 10 तारीख को, आपने कम्युनिकेट किया 12 तारीख को। ठीक है, बीच में आपने वो पुलिस के प्रोसीजर झंझट वगैरह निपटाया, अपने पंचनामा वगैरह वो सब चीजें किया, इसलिए आपको 2 दिन का समय चलेगा, या कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, नेशनल हॉलीडे आया, कुछ भी हो सकता है ना साहब उसमें। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है यार, अभी आज हमारा कुछ हो जाता है, मान लीजिए घर पे मतलब इतनी अभी तो इतनी तूफान बारिश टाइप आ रहा है तो पेड़ गिर जाता है हमारे गाड़ी के ऊपर। ठीक है, अब गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया तो हमने कम्युनिकेट तो आज कर दिया, डेट ऑफ लॉस तो आज है, हमने उसको कम्युनिकेट, भली वो थोड़े दिन बाद आके हमसे गाड़ी ले जाए, कम्युनिकेशन भली थोड़ा बाद में हुआ हो, मतलब उसने जो लिखा हुआ लेटर वेटर पे वो थोड़ा बाद में हुआ हो, लेकिन डेट ऑफ लॉस कब हुआ? डेट ऑफ लॉस तो अभी का है ना। तो इसको इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह जरूरी है कि अगर इस साल में लॉस हुआ है तो इस साल का वो प्रोविजन बनेगा, ना कि अगले साल का। दूसरा ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जो इनकर्ड हो जाते हैं, मतलब क्या? ऐसे क्लेम्स हो जाते हैं, ऐसे क्लेम होते हैं जो सैंक्शन हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते ड्यू टू हमारी कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो वैसे सिचुएशन में भी मैं बोलूंगा कि आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तीसरा, हम लोग ओनली सिर्फ ऐसे ही क्लेम को हम लोग ये करें, ऐसे ही क्लेम को हम लोग लॉन्च करें, ऐसे ही क्लेम को हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करें जो लीगली लायबल हो पेमेंट करने के लिए। लीगली लायबल हो मतलब क्या? सबसे पहला देखो, जो एक तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क कवर हमारे पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। क्या बोला? सबसे पहला वो पर्टिकुलर रिस्क पॉलिसी कवर हमारे इसमें मेंशन होना चाहिए। दूसरा मतलब क्या? और जो 64(5)(b) में मेंशन हो। 64(5)(b) मैंने आपको बताया पेमेंट ही नहीं मिला तो हमारी रिस्क, हमारा करने की, हमको क्लेम देने की जरूरत है क्या? नहीं है साहब जरूरत। ठीक है, उसके बाद आपको क्या, जो हमारा अमाउंट इंश्योर्ड है उससे ज्यादा का क्लेम हमको उनको नहीं देना है। यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एवरेज क्लॉज मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, आपने स्टॉक इंश्योरेंस निकाला था अप टू 1 लाख के लिए। आपने क्या किया? आपने स्टॉक इंश्योरेंस निकाला 1 लाख के लिए, आपके गोडाउन में माल पड़ा है 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तो जब क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आपका नुकसान होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने जो क्लॉज निकाला हो, अगर आपके पास 1,20,000 का है तो आपको 1 लाख तक ही मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, अगर आपका 60,000 का नुकसान हुआ है तो आपको कितने का मिलना चाहिए, मैं ऐसा करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ये होता है एवरेज क्लॉज। बेसिकली एवरेज में लगता है ना, ये तो गलत हो जाएगा। आप लोग 1,20,000 का, फिर आपको अगर रखना ही था 1,20,000 तो 1,20,000 का टोटल क्लेम निकालते थे ना, ये तो उनके लिए गलत हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता है। और बाकी सब चीजें एकदम नॉर्मल है। जो हमने ऊपर क्लेम में देखा था ना, ये पूरा लाइफ इंश्योरेंस के टाइप है हमारा। जो भी हमने ऊपर क्लेम में देखा था ना, ये पूरा के पूरा LIC लाइफ इंश्योरेंस के केस में जैसे हमने देखा था ना, वैसा होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लेम्स पेमेंट का। क्लेम्स पेमेंट को आप लोग कैसे चेक करोगे? ऑडिटर साहब आप लोग कैसे चेक करोगे? ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस अरेंजमेंट की बात हो रही है तो आपको सिर्फ कंपनी का शेयर ही देना है। क्या देखना है आपको? सिर्फ कंपनी का शेयर जो सामने वाले ने कम्युनिकेट किया है और वो प्रॉपरली किया है क्या। दूसरा, जो आप लोग क्लेम पेमेंट करोगे वो आपको एडवाइस, कोई इंश्योरेंस के केस में आपको एडवाइस के ऊपर पेमेंट करना है। मतलब क्या, सामने वाली कंपनी आपको एक एडवाइस इशू करेंगे, आपको चेक करना है ये प्रॉपर है क्या। आपने अगर चेक किया ये प्रॉपर है तो आपको उसके हिसाब से पेमेंट करना है। तीसरा, क्या जो आपने पेमेंट किया वो प्रॉपर
अथॉरिटी से वो सैंक्शन होना चाहिए। चौथा क्या, वो उसकी सैल्वेज वैल्यू आपको रिकवर करवाना है। अगर आप कोई क्लेम कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया था ना कार, हमने वो वैगनर की बात की थी, 10 लाख रुपए हम उसको दे रहे थे, 50,000 की सैल्वेज वैल्यू, उसको क्यों बेनिफिट होगा भाई? मतलब वो टप्पर भी देखो, एक तो पेमेंट 9,50,000 करो ताकि 50,000 वो रिकवर कर ले, या पेमेंट ही आप या पेमेंट 10 लाख कर रहे हो तो 50,000 का वो जो डब्बा है वो अपने पास रख लो और उसको रिकवर करवा लो, सैल्वेज आप रिकवर करवा लो, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट क्लेम है ना, उसमें क्या बोल सकते हो, तो अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट लेना है आपको। अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज, वो आपको अनक्वालिफाइड अनमोडिफाइड रिपोर्ट नहीं होती है कि जैसे भाई सब सही है वैसा वाला, सामने वाले से हमको क्या ले लेना है, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज ले लेना है। अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज लेना है मतलब कि सामने वाला बोल रहा है हाँ भाई कुछ गलती नहीं है, जो भी दिया है मुझे परफेक्ट अमाउंट मिल चुका है। और आपको पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर कर देना है, जो भी लास्ट डॉक्यूमेंट था उससे। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं किया तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी दे देना है एज पर IRDA रेगुलेशन। इसको है ना मार्क करके रख दो, ये ना आपको पूछ सकते हैं इसके लिए कि कब इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें, ठीक है। चलो, अब इंश्योरेंस का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है कौन सा, कमीशन एंड ब्रोकरेज का। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे हमारे एजेंट्स लोग हैं ना, इनके पास बिजनेस लेके आते हैं। अब वो बिजनेस ला रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ कंसिडरेशन देना चाहिए, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन के हम लोग उनको देते हैं कमीशन। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है, इसका कमीशन पे आपको TDS वगैरह भी काटना पड़ता है, और जो भी आप उसको ये दे रहे हो ना उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, तो अपने को रिवर्स चार्ज में पैसा भरना पड़ता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, रिवर्स चार्ज पर, ठीक है। हाँ चलो ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो काम है आपको ऑडिट पढ़ाना है, अभी ऑडिट पे ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, जो भी आप उनको कमीशन पे कर रहे हो, जो भी आपने कमीशन पे किया माइनस री इंश्योरेंस के केस में जो भी आपको कमीशन मिला, आपको नेट करके आपके इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये अमाउंट आने वाली है, नेट करके कमीशन की फिगर आपकी आने वाली है। देखो मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ आपके लिए, सब कुछ एकदम आसानी से करके रखा हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रोल ऑफ ऑडिटर क्या होगा। रोल ऑफ ऑडिटर को कुछ नहीं देखना है, लिमिट्स में है क्या भाई, ये जो कमीशन दिया है क्या वो लिमिट्स में है क्या। दूसरा क्या, ये वो रेट के हिसाब से क्या जो हमारा रेट, देखो एक लिमिट हो सकता है, जैसे LIC बोल रहा हूँ, सॉरी IRDA रेगुलेशंस, IRDAI ने लगाया है कि आप 10% के ऊपर कमीशन नहीं सकते, लेकिन एजेंट के साथ हमारा तय हुआ है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी में हम लोग केवल उनको 5% का कमीशन देंगे, तो क्या उसके रेट के हिसाब से है क्या। फिर आपने क्या उसी एजेंट या ब्रोकर को दिया, आप किसी दूसरे को दूसरे का नहीं दे सकते, मतलब A का कमीशन आप B को नहीं दे सकते, B का कमीशन आप C को नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी ना, तो आपको उसी इसको देना है। फिर आपने जिस एजेंट को दिया क्या वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, क्या डिस्बर्समेंट एंट्रीज आपने पास किए, क्या इनकम टैक्स का TDS काटा है क्या साहब, और आपने क्या GST उसका ये रिवर्स चार्ज में पेमेंट किया है क्या, आपको ऐसा देखना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही सही, आपको देखो कितना आसान है ना ये सब। फिर हाँ, ये आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमने पढ़ चुका है, ऊपर आज ही पढ़ा, 1 लाख 1% ऑफ नेट प्रीमियम, 5 लाख विचेवर इज हायर वाला अलग से बताना, ये सब चीजें सेम है बच्चों, फिर रिपीट नहीं करूंगा ना। फिर लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस भी हमने पढ़ा, रेम्यूनरेशन, बैंक इंटरेस्ट, ये जितने भी कट वाले पॉइंट है ना हमने ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अब कैश एंड बैंक बैलेंसेस को कैसे चेक करना, अब आप लोग CA फाइनल में आओगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकली वेरीफाई करो भाई, बैकवर्ड कैलकुलेट, अगर आप 31 मार्च को आप नहीं प्रॉपर ये कर पा रहे हो तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके कैश को चेक करवाना होगा। फिर आपको वर्किंग डे, अगर आप कोई लास्ट वर्किंग डे है तो हमारा चेक्स इन हैंड या कैश इन हैंड उसको भी लेना पड़ेगा हमारे अकाउंट में। फिर डेट्स ऑफ चेक को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है तो कम मैच्योर हो रही है उसके हिसाब से हमको देखना है, क्या वो प्रॉपरली बैंकर ने इशू किया है क्या, हमको वो भी देखना है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ी बताऊंगा, फिर भी मैंने आपको सब बता दिया है ना। चलो, हाँ क्यों बज रहा है यार, हाँ चलिए, अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व मतलब क्या, जैसे देख लीजिए 31 मार्च को हर एक पॉलिसी तो क्लोज होती नहीं है। अब हर एक पॉलिसी जब 31 मार्च को क्लोज नहीं हो रही है तो आपको लगता नहीं कि हमको रिस्क रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। रिस्क रिजर्व बना के रखना पड़ेगा मतलब क्या, हो सकता है कि कुछ जैसे कुछ का प्रीमियम अगले साल हम लोग रियलाइज करेंगे तो हमको रिस्क भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, रिस्क ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। अब अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व आप 2 वे से बना सकते हो। 2 वे से बनाना मतलब क्या, पहले तो आपने डेज के हिसाब से बनाया, मतलब क्या, जैसे आपने साल भर के लिए एक पर्टिकुलर रिस्क आपके लिए इशू किया ना, तो आप लोग उसको डिवाइड बाय 365 किया और इनटू उतने नंबर ऑफ डेज कर लिया जितना आपको अगले साल जाने वाला है उससे उस हिस्से करना है। या दूसरा एक डायरेक्ट होता है, सीधा 50% ले लिया, क्या बोला, सीधा 50% ले लिया आपने, सीधा 50% अलाउ करते हैं आपको, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, जो आपके इनकम टैक्स होता है ना उसमें अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व के लिए आपको एक ये क्या बोल सकता हूं मैं, आपको डिडक्शन अलाउड होता है। जब फायर और मिसेलिनियस बिजनेस की बात होती है तो आपको 50% ऑफ द नेट प्रीमियम तक अलाउ हो जाता है। लेकिन जब बात होती है मरीन इंश्योरेंस की तो आपको 100% ऑफ प्रीमियम आपको क्या अलाउ हो जाता है। 100% ऑफ जो ये होता है 100% ऑफ नेट प्रीमियम है ना, आप अगले साल के लिए URR में डाल सकते हो,
ठीक है, इसको ध्यान में अच्छे से पढ़ के जाना ये, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ इसके लिए ना एग्जाम्पल इस बार पूछेंगे, एग्जाम्पल एमसीक्यू में पक्का आएगा, ये देख लेना, ठीक है। 50% 100% वाला ध्यान रखना कि कौन से बिजनेस के लिए, ठीक है। चलिए री इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था ना वैसे, चलो इसमें यहाँ पे चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने वैसे आपको बता दिया था, फिर भी एक और बार, ठीक है। देखो ये पर्टिकुलर बंदा अभी नाराज है, ठीक है, नाराज है, इसको लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्क आने वाली है, तो ये क्या करता है, इस न्यू इंडिया एश्योरेंस के पास जाता है और बोलता है ये पकड़ो तुम्हारा प्रीमियम और मुझे रिस्क कवर दो। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसको रिस्क कवर देती थी और इससे प्रीमियम, कोई अपना बिजनेस थोड़ी छोड़ता है, वो तो लेने ही वाला है ना। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि उसने ऑलरेडी इस बार जितना उसके पास कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो रिस्क बेयर कर रहा है, फिर भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रीमियम ले लेती है। अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को डर लग रहा है, बहुत डर गया है वो, ठीक है। तो ऐसे डरे हुए सिचुएशन में वो क्या करता है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, बोलता है वो उसने मुझे इतना प्रीमियम दिया, मैं तुमको ये प्रीमियम देता हूँ साहब, ये प्रीमियम पकड़ो, ये प्रीमियम पकड़ो ना, ये प्रीमियम पकड़ो और वो जो उसका जो रिस्क कवर है ना तुम अपने सर मंड लेना, ठीक है। अब आपको एक पते की बात बताऊँ क्या देखो आपको पते की बात बताता हूँ, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ये इस बंदे को पता ही नहीं है। इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास गई कि ओआईसी के पास गई या किसी के पास गई, ये तो इसी के मतलब इसको तो यही लग रहा है कि मेरा जितना भी काम है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ये होता है री एश्योरेंस का, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे री एश्योरेंस। जब ये प्रीमियम देगा तो हम लोग ये बन जाता है री इंश्योरेंस, ये बन जाती है सीडिंग कंपनी, और इन्होंने जो किया उसको बोलते हैं सीडेड बिजनेस बोलते हैं उसको, ठीक है, सीडेड बिजनेस बोलते हैं उसको। ये होता है री इंश्योरेंस का पूरा सारांश आपको मैंने बता दिया हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ लेना है। अब टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस देखो, टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना अगर सबसे कोई बात चीज अगर मैं बोलूँ ना तो यही है ये चैप्टर में, बहुत ही भारी आपको, और आपको पढ़ाऊंगा भी वैसे ही मैं अभी, देखो ठीक है, एकदम ध्यान से थोड़ा देखो, थोड़ा ये लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे पता है 1.5 घंटे तक जाएगा ये लेक्चर, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, ये लेक्चर बहुत मतलब आपको मजा आ जाएगा। ये टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज है ना इसी से चलते पूछते हैं, लोग बोलते हैं सिर्फ इसका वीडियो बनाओ, यार इसका कैसे वीडियो बना सकता हूँ मैं सेपरेटली, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिविजन में ही इसको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको बता दिया जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको ये इसके बारे में बताता हूँ, हम लोग इसको देखते हैं क्या। हाँ, तो टाइप्स ऑफ फ्री इंश्योरेंस में देखो, टाइप्स ऑफ फ्री इंश्योरेंस में सबसे पहले आता है फैकल्टेटिव, उसके साथ में आता है फैकल्टेटिव के साथ दूसरा होता है ट्रीटी इंश्योरेंस। देखो टाइप्स ऑफ फ्री इंश्योरेंस में पहले ब्रॉड में 2 आता है, कौन सा, फैकल्टेटिव ट्रीटी, फैकल्टेटिव ट्रीटी, फैकल्टेटिव ट्रीटी, फैकल्टेटिव ट्रीटी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटी में 2 और आते हैं, प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल, क्या बोला मैंने, प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल के होते हैं 4 डिवाइड में, कौन सा, कोटा शेयर, सरप्लस, ऑटोफैक, पूल्स, और उसमें होता है 2, एक्स लॉस मतलब एक्सेल, जिसको एक्सेल ट्रीटी भी बोलते हैं, और दूसरा स्टॉप लॉस। चलिए एक एक चीज को ध्यान से अच्छे से पढ़ना, यही से मैं आपको पूरा रिवाइज कर दूंगा, मैं सीधा बोलते जाऊंगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे 1 to 1 मार्क नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ। जैसे देखो फैकल्टेटिव मतलब क्या हो, जहाँ पे री इंश्योरेंस कराना ये हमारे ऊपर होता है, और ये 1 to 1 डिसाइड होता है, हर एक बिजनेस के लिए सेपरेटली नेगोशिएशन होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। जब मैं ट्रीटी की इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं प्रोपोर्शनल ट्रीटी की बात कर लेता हूँ आपके साथ। प्रोपोर्शनल ट्रीटी में मैं बोलूंगा कोटा शेयर में मैं देखो आपको यहाँ पे ना, हाँ देखो कोटा शेयर मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे प्री एग्रीमेंट बना होता है, पहले से प्री एग्रीमेंट होता है कि अगर क्या बोला मैंने, प्री एग्रीमेंट होता है, अगर मेरे पास इतने लाख का धंधा आता है तो उसका इतना शेयर मैं आपको दे दूंगा। जैसे मैं अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 50% का धंधा मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस क्या करेंगे, अगर उनके पास 100 करोड़ का धंधा आता है तो यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वो 50 करोड़ का धंधा पास ऑन कर देंगी, वो बोलेंगे हम लोग कोटा शेयर। फिर उसका आता है सरप्लस ट्रीटी। सरप्लस ट्रीटी मतलब क्या, मैं मिनिमम देखो सरप्लस ट्रीटी को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सरप्लस ट्रीटी में आपको एक कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, सरप्लस ट्रीटी में, चलो बताता हूँ मैं आपको सरप्लस ट्रीटी मतलब होता क्या है। देखो सरप्लस ट्रीटी में सबसे पहला पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पे मिनिमम रिटेंशन। मिनिमम रिटेंशन का, ठीक है, मिनिमम रिटेंशन मतलब क्या, यहाँ पे इसको लाइन भी बोलते हैं, इसका नाम है लाइन, ठीक है। चलिए लाइन मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरा मिनिमम रिटेंशन जो रहेगा ना, जो सरप्लस ट्रीटी का मेरा जो मिनिमम जो रिटेंशन है, मैं बोलूंगा मेरा 50 लाइन है, ठीक है। और वेयर 1 लाइन इज इक्वल टू 10 लाख रुपए, वेयर 1 लाइन इज इक्वल टू 10 लाख रुपए, 50 लाइन, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, साल भर में पूरा धंधा हुआ, तो मैंने देखा मेरे पास हजार लाख आए हैं,
मेरे पास मेरा टोटल 1000 लाख का धंधा हुआ है। क्या बोला मैंने? 1000 लाख का धंधा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरा मिनिमम रिटेंशन, मेरा जो मिनिमम रिटेंशन था वो कितना था? मेरा मिनिमम रिटेंशन 50 लाइन का था, और हर एक लाइन बताती है कितने इसका, 10 लाख का। तो मतलब क्या 500 लाख का, 500 लाख का क्या हो गया मेरा मिनिमम रिटेंशन। अब मेरे पास कितना बच गया? 500 लाख रुपए। तो ये जो 500 लाख रुपए है ये हो गया मेरा सरप्लस। अब ये सरप्लस में, अब ये जो सरप्लस है ना, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि इसमें से एक काम करेंगे भाई। देखो, अगर मेरा सरप्लस बच, अगर मेरा कुछ अमाउंट बचता है ना, तो मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको, मान लीजिए मैं आपको कितनी लाइन दूंगा? 10 लाइन दूंगा। 10 लाइन होती है कि इसमें? हाँ, हो जाती है। ठीक है, 10 लाइन, 10 लाइन दूंगा, मतलब क्या? 100 लाइन, 100 लाख। अब मेरा कितना बचा? 400 लाख मेरा बच गया। और ये जो मेरा 400 लाख बचा है ना, ये होता है ऑटो फैक। ये होता है ऑटो फैक, ऑटो फैकल्टेटिव बेसिकली। ऑटो फैकल्टेटिव मतलब क्या? जब मेरा क्या होगा, जैसे देखो, जब मेरा बिजनेस हुआ उसमें से मैंने मिनिमम रिटेंशन किया, और उसके बाद भी मेरा अगर बच जाता है, मतलब मिनिमम रिटेंशन किया मैंने और उसके सरप्लस निकला, और सरप्लस के साथ होने के बाद भी जब मेरे पास पैसा बच जाएगा या मेरे पास वो बिजनेस बच जाएगा, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और उसके इसमें नेगोशिएशंस होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं नेगोशिएशन नहीं होंगे। तो उसके केस में मैं बोलूंगा क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑटो फैकल्टेटिव। और उसके बाद हमारा कौन सा आता है यहाँ पे? हाँ, एक ही बचा है हमारा पूल्स, मतलब प्रोपोर्शनल में एक ही बचा है हमारा पूल्स। पूल्स तो कुछ नहीं होता है। पूल्स मतलब क्या? जैसे देखो, सभी बहुत सारी कंपनीज आके है ना, एक पर्टिकुलर पूल क्रिएट करती है, और वो पूल में पैसा डालते रहती है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस लेके आती है, पैसा लेके आती है, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसको अपने अपने आप इसमें डिवाइड कर देती है। उसको बोलते हैं हम लोग पूल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कौन सा देखेंगे हम लोग? चलिए, तो नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी में सबसे पहला आता है अपना एक्सेस ऑफ लॉस, एक्सेल लॉस ट्रीटी। ठीक है, एक्स लॉस ट्रीटी में देखो, एक्स लॉस ट्रीटी में क्या होता है? यहाँ पे है ना डायरेक्ट लॉस, या क्या बोलते हैं हम लोग, लाइबिलिटी पहले से डिसाइडेड होती है। मतलब क्या? इतना ये इवेंट हुआ तो आपको इतने रुपए का नुकसान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्सेल लॉस ट्रीटी बोलता हूँ मैं इसको। एक्सेल लॉस ट्रीटी में क्या होता है? दो तरह के इसमें होते हैं, एक तो प्रिवेंट बेसिस, दूसरा नॉन प्रिवेंट बेसिस। अब प्रिवेंट बेसिस मतलब क्या होता है? प्रिवेंट बेसिस मतलब क्या? जैसे देखो, अब एक इवेंट के कारण जब एक से ज्यादा रिस्क आती है, एक इवेंट के कारण एक से ज्यादा रिस्क आना मतलब क्या? जैसे देखो, एक पेपर कंपनी है, क्या ना, पेपर मैन्युफैक्चर कंपनी, एक पेपर मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, अब एक पेपर मैन्युफैक्चर में लग जाती है आग। क्या हो जाता है? लग जाती है आग। देखो, आग लग गई। ठीक है, अब ऐसे आग लगने के कारण क्या हो जाता है? ये जो पेपर, अब आग को कंट्रोल करना था, तो हमने वाटर भी डाला। अब हमने वाटर डाला तो ऐसे सिचुएशन में पेपर और खराब हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक वाटर से भी नुकसान हुआ, और दूसरा फायर से भी नुकसान हुआ। क्या हुआ? वाटर से भी नुकसान हुआ, फायर से भी। अब मान लीजिए वाटर से 10 लाख का नुकसान हुआ, फायर से 20 लाख का नुकसान हुआ, टोटल हुआ 30 लाख का नुकसान। ठीक है, तो जब प्रिवेंट बेसिस होगा, तो प्रिवेंट बेसिस में क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल इंश्योरेंस क्या बोलेंगे? भाई कितना भी नुकसान हो, हर एक रिस्क के कारण मैं 1 लाख का नुकसान बेयर करूंगा। मतलब 1 लाख का इस पे, 1 लाख का इस पे। तो ऐसे सिचुएशन में 9 लाख यहाँ पे, और ऐसे सिचुएशन में 19 लाख यहाँ पे, मतलब 28 लाख का इसको देना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी? लेकिन मैं बात करूंगा जब यहाँ पे किसकी? नॉन प्रिवेंट बेसिस। तो नॉन प्रिवेंट बेसिस में टोटल आपका कितना हुआ? 30 लाख का हुआ ना भैया। टोटल लॉस 30 लाख का होना, तो कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, एक रिस्क हो, एक से ज्यादा रिस्क हो, जो ना हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे कितना देने वाला हूँ? केवल 1 लाख रुपए देने वाला हूँ। तो 19 लाख यहाँ पे किसको भरना पड़ेगा? किसको भरना पड़ेगा? यहाँ पे 19 लाख हमको भरना पड़ेगा। मतलब कौन? री इंश्योरेंस कंपनी को भरना पड़ेगा। ये एक टाइप ऑफ री इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ गया होगा कौन सा वाला चीज? एक्सेल लॉस ट्रीटी। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रीटी। चलो, स्टॉप लॉस ट्रीटी क्या बोलता है? स्टॉप लॉस ट्रीटी बहुत ही सही है। स्टॉप लॉस ट्रीटी क्या होता है? जितने भी पर्टिकुलर क्लेम्स, स्टॉप लॉस ट्रीटी में क्या बोलता है? प्रिंसिपल इंश्योरर क्या बोलता है? भैया साल भर में कितने भी क्लेम हो, मैं इतना अमाउंट तक पे करूंगा आपको। मतलब क्या? मैं अमाउंट यहाँ पे डिसाइडेड होता है कि भाई साल भर में कितने भी क्लेम्स आ जाए मेरे ऊपर। जैसे साल भर में मान लीजिए 10 लाख, मतलब कितने भी क्लेम आ जाए, मैं केवल 15 लाख या 20 लाख तक की क्लेम अपने पास रखूंगा, उसके ऊपर नहीं रखूंगा साहब। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रीटी। मतलब क्या? साल भर में अगर 100 करोड़ के क्लेम आ गए तो मैं केवल 20 लाख का ही रखूंगा। 100 लाख के क्लेम आए तो मैं 20 लाख, 10 लाख के आए तो मैं 10 लाख तक रखूंगा, फिर सामने वाले से कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम लॉस को हमारा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर पोर्शन तक, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रीटी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। ये सब उसी के बारे में लिखा हूँ मैंने। को इंश्योरेंस के मैंने वैसे आपको बताया था, को इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है? को इंश्योरेंस मतलब क्या? जब मैंने आपको बताया था ना, नागपुर मेट्रो का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो वो वाला बस होता है को इंश्योरेंस के बारे में। आप लोग याद कर लीजिएगा, या पीछे जाके आपको लेक्चर्स फिर से देख सकते हो वाली चीज़। ठीक है, चलिए सॉल्वेंसी मार्जिन पे आता हूँ। हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका है सॉल्वेंसी मार्जिन का। सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है? इसको सॉल्वेंसी मार्जिन को हम लोग कंट्रोल या लेवल ऑफ सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन मतलब क्या? देखो,
इंश्योरेंस कंपनी, सभी इंश्योरेंस कंपनी को ये हिदायत दी जाती है कि आपको अपने असेट की वैल्यू, जो आपके पास असेट है वो आपको लाइबिलिटी से ऊपर रखना होगा। अब ऊपर रखना होगा तो कितना ऊपर रखना होगा, तो मिनिमम आपका जो मिनिमम कैपिटल है ना उससे 15%, उससे 15% मतलब क्या, आपको हमने बोला था आपको 100 करोड़, आपको 100 करोड़ रखना पड़ता है आपको कैपिटल, मिनिमम आपका कैपिटल कितना है 100 करोड़, तो उसका 50% मतलब कितना 50 करोड़, मतलब आपका असेट शुड बी ग्रेटर देन लाइबिलिटी बाय कितना 50 करोड़, मतलब आपकी अगर लाइबिलिटी 100 करोड़ की है तो आपके असेट 150 करोड़ के होने चाहिए, आपकी लाइबिलिटी 1000 करोड़ की है तो आपको 1050 करोड़ के होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम कैपिटल तो 100 करोड़ ही है ना साहब। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ यहाँ पे अगर हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप ये मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसको, IRDAI को आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपनी फाइनेंशियल आपको एक सबमिट करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लान भी। अगर आप ये फेल करते हो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लाई करने से, तो कोर्ट आपको लिक्विडेशन का भी ऑर्डर दे सकता है। ये सब जो वैल्यू ऑफ असेट जो आप भेजोगे वो फॉर्म IRDAI असेट AA के इसमें भेजोगे, जो लाइबिलिटीज है वो आप भेजोगे फॉर्म HG के इसमें, और सॉल्वेंसी मार्जिन का फॉर्म है फॉर्म KG। ठीक है, देखो असेट का असेट AA करके है और लाइबिलिटीज का है फॉर्म HG करके, और सॉल्वेंसी मार्जिन का है KG, और सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर वगैरह भी आपको फाइल करना पड़ता है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस बहुत ही सही चीज होती है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब क्या, मैं इंश्योरेंस निकाल के रखता हूँ, जो भी सप्लायर्स होते हैं ना वो इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं ट्रेड क्रेडिट का, जनरली जब वो इंडिया के बाहर माल सप्लाई करता है। मान लीजिए जैसे देखो मैंने किसी चाइना की कंपनी को माल बेच दिया अभी, ठीक है, चाइना के अभी ये तो कोरोना चल रहा है तो उसने मान लीजिए मेरा पैसा डुबा दिया, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेंगी, क्योंकि ये ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस मतलब मैंने सप्लायर हूं, वो चाइना वाला बायर है, तो मैं उसको माल सप्लाई करने से पहले यहाँ पे इंश्योरेंस निकाल के रख लेता हूँ ट्रेड क्रेडिट का, कि अगर वो पेमेंट नहीं दिया तो आप मुझे पेमेंट दोगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा ये होता है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। और कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, और आखिरी में आपको जो भी आप रिपोर्ट या जो भी आप भेजोगे ना IRDAI को, वो साइन होना चाहिए चेयरमैन से, और उसके साथ साथ मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल ऑफिसर, ये 3 लोगों की साइन होनी चाहिए। MCQ के लिए कभी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी का भी चैप्टर खत्म। हमारा एक और चैप्टर खत्म होता हुआ। गाइस मुझे जरूर बताना आपको कमेंट में नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और मुझे आप कमेंट ये भी करना कि आपको और कौन से इसके रिवीजन लेक्चर्स चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने NBFC का बोला है तो मैंने उसकी प्रिपरेशन चालू कर दिया हुए से, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आपको और कौन से इसके चाहिए मुझे एक बार नीचे कमेंट में बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम जा रही है, आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। अभी तो समय भी बढ़ गया है तो अच्छे से पढ़ के जाइए। और ये जो देखो अपने आजू बाजू जितना भी ये कोरोना वगैरह का चल रहा है ना, आपको इसमें लोड लेने की कोई दिमाग, आपको मगजमारी नहीं करना, आपको तो घर के अंदर ही पढ़ना है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बढ़िया घर पे मम्मी खाना खिला रही है, सब कुछ हो रहा है आपके लिए, सब बढ़िया चल रहा है आपके लिए। तो वैसे ही आप तो वैसे ही क्वारंटाइन में हो, आपका तो वैसे ही क्वारंटाइन मूड होता है हमेशा का, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो CA स्टूडेंट्स का, उनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्वारंटाइन से। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए आपको कौन सा लेक्चर्स चाहिए और इसके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बाय।